हेलो दोस्तों, आज से हम ज्योग्राफी की एक नई श्रृंखला को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें से कक्षा 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी की सभी एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 की एनसीईआरटी को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम आइए टॉपिक को देख लेते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो इसमें 8 टॉपिक दिया हुआ है टोटल। इसमें पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा है ग्लोब अक्षांश देशांतर, तीसरा है पृथ्वी की गतियाँ, चौथा है मानचित्र, पाँचवा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठा है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, सातवां हमारा देश भारत। फिर इसके बाद दिया है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इन टॉपिकों को हम कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। क्या है? पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। वैसे तो आप लोग डेली रात को देखते होंगे कि आसमान में आकाश में असंख्य छोटी छोटी चमकदार वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन उसी में हमें एक बड़ा सा चमकदार वस्तु दिखाई देता है, जिसको हम आमतौर पे चंद्रमा के नाम से जानते हैं। यह चंद्रमा दिन प्रतिदिन इसकी जो आकृति होती है समय के साथ साथ स्थिति के साथ साथ घटती और बढ़ती रहती है। आखिर ऐसा क्यों? इसकी कलाओं में चेंज क्यों होता है? तो इसको समझने के लिए हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखा जा सकता है एवं पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होती है। इसके कहने का क्या मतलब है? हमारा जो होता है 15 दिन का जो होता है उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, और 15 दिन का होता है कृष्ण पक्ष। इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे कि एक किस प्रकार बनता है। तो हम एक यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा सूरज है, ठीक है, सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के मध्य, सूरज और पृथ्वी के मध्य हमारा एक चंद्रमा है। ये रहा हमारा चंद्रमा, ठीक है। जब यहाँ से सूरज की रोशनी आती है चंद्रमा पर, तो सूरज की रोशनी आती है तो इसका जो ऊपरी भाग है, ये वाला पोर्शन जो होता है यहाँ पे उजाला होता है, और नीचे वाला जो भाग होता है ये वाला, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो भाग होता है यहाँ पे अंधेरा होता है। और ये हमारी पृथ्वी है जहाँ पे हम निवास करते हैं। तो जब इस पृथ्वी से हम इस चंद्रमा के भाग को देखते हैं तो ये हमारा जो भाग होता है काला काला दिखाई देता है। यानी कि यह यहाँ से पृथ्वी से देखने पे हमें जो चंद्रमा है पूर्ण रूप से काला दिखाई देता है। इसी घटना को हम अमावस्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अमावस्या। लेकिन जब यही चंद्रमा हमारा जो होता है ऐसे धीरे धीरे इसकी बढ़ता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता है, तो यहाँ से सूरज की रोशनी आने वाली जो रोशनी होती है, इसका जो रोशनी है इसका कुछ भाग बढ़ता है यहाँ तक। अब सूरज की रोशनी आएगी तो यहाँ पे उजाला अधिक भाग पर पड़ेगा, जिसके कारण हमें जो चंद्रमा की कुछ कलाएँ जो होती है दिखने लगती हैं। चंद्रमा का कुछ भाग दिखने लगता है और बाकी शेष भाग पे अंधेरा रहता है। उसके बाद धीरे धीरे फिर चंद्रमा बढ़ता है। चंद्रमा का अधिक भाग अब हमें पृथ्वी से देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे अधिक भाग पृथ्वी से देखने पे मिलता है, और कुछ थोड़ा सा भाग जो होता है काला रंग से रह जाता है। उसके बाद जब यह यहाँ पे आता है तो हमारी जो पृथ्वी है, यहाँ पे आने वाला सूर्य का जो आने वाली किरण है, यहाँ पे पृथ्वी जो चंद्रमा है इस पे अधिक प्रकाश डालता है, जिसके कारण जो हमारी पृथ्वी से चंद्रमा का हम पूर्ण रूप देखते हैं और हमें चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है, पूरा भाग दिखाई देता है। और इस घटना को हम कहते हैं पूर्णिमा। और इसी के बाद जैसे जैसे चंद्रमा इधर की तरफ बढ़ेगा, अब फिर से इसकी कलाएँ घटने लगी। अब इस घटना को हम क्या कहते हैं? इधर इस वाले पार्ट को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। इस पक्ष में जो चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इसके बाद आता है इधर, इस भाग को हम कहते हैं कृष्ण पक्ष, जिसमें चंद्रमा धीरे धीरे घटता है। अब कैसे? देखिए यहाँ पे जो चंद्रमा का जो इतना भाग है यहाँ पे प्रकाशित होगा, यहाँ पे हमें पूर्ण रूप से दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पे धीरे धीरे हमें इसमें जो
पूर्ण रूप से दिखाई देने वाला भाग है अभी धीरे धीरे अभी कम होगा। अभी इतना पार्ट हमें दिखाई नहीं देगा, इतना पार्ट दिखाई देगा। अब जैसे ही ऊपर ये बढ़ेगा फिर से इसका अधिकांश भाग हमें दिखाई नहीं देगा, थोड़ा पार्ट हमें दिखाई देगा। अब धीरे धीरे ऐसे आते हुए एक समय ऐसी स्थिति आती है कि हमें चंद्रमा का पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अमावस्या। यह घटना हमारे दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिसको आप डेली देखते होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपके दिमाग में आता होगा कि यह जो वस्तुएं हैं, चमकदार वस्तुएं आसमान में दिखाई देती हैं, वो रात में ही क्यों दिखाई देती हैं, दिन में ऐसी वस्तुएं हमें क्यों नहीं दिखाई देती हैं। तो दरअसल बात यह है कि जो हमारा सूरज है, क्या है, जो सूरज है, सूरज का जो दिन में जो उसकी रोशनी होती है अत्यधिक तेज होती है। अत्यधिक तेज होने के कारण रात की अपेक्षा ये चमकदार वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। और इसके बाद जो ये हमारा जो सौरमंडल है उसमें सूरज, चंद्रमा और इसी की तरह अन्य वस्तुएं जो हैं रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, जिसको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। अब इसके बाद हम इसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं कि कुछ खगोलीय पिंड जो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैसों से। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, जिसमें खगोलीय पिंडों के रूप में हम तारा कहते हैं। सूरज इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको हम एक खगोलीय पिंड या तारे के रूप में देखते हैं। तारे का एक गुण होता है कि वह अपना ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, जो कि ग्रहों में ऐसा नहीं पाया जाता। ग्रह जो होते हैं वे तारों या फिर हम कहें तो सूर्य के माध्यम से चमकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद आगे हम देखते हैं। अब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि तारे तो हमारे जो आकाश में होते हैं असंख्य रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन जो एक सूरज है, सूरज भी एक तारा है। क्या है? सूरज है। तो क्यों उसी को, सूरज की गर्मी को हम क्यों आभास कर पाते हैं, क्यों महसूस कर पाते हैं, बल्कि अन्य तारों की गर्मियों को नहीं? क्यों? क्योंकि जो अन्य जो तारे होते हैं वे सूर्य की अपेक्षा बहुत अधिक दूरी पे हैं। अत्यधिक दूरी पे होने के कारण यह हमें छोटे भी दिखाई देते हैं और जो इसकी ऊष्मा और प्रकाश है इसको महसूस हम नहीं कर पाते हैं और वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे किताब में यानी कि बुक में चर्चा की जा रही है नक्षत्र मंडल के बारे में। नक्षत्र मंडल क्या होता है? नक्षत्र मंडल क्या होता है? तो तारे की विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बात की गई है आर्सा मेजर, बिग बियर, इसी प्रकार की नक्षत्र मंडल है, जिसमें से यहाँ पे सप्तऋषि और यहाँ पे ऋषि संत, जैसे यहाँ पे देखिए कई प्रकार की आकृतियाँ आप आकाश में देखते होंगे। कभी कभी ध्यान से देखिए तो कुछ आकृतियाँ बनी हुई दिखाई देती हैं, जिसमें आप सप्तऋषि तारा को अवश्य देखते हैं। आसानी से हम नग्न आँखों से इन्हें देख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। उसके बाद हम देखते हैं जो दिशा का निर्धारण हम तारों के द्वारा भी कर सकते हैं। अब कैसे? आपने जो उत्तरी ध्रुव के बारे में सुना होगा, इसके माध्यम से क्या हम करते हैं? दिशा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रहों की चर्चा की जा रही है। तो आपको मैंने इसके पहले ही बता चुके हैं कि ग्रह वे होते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया है कि कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं इसको ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड टाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि बोल रहा है कि पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला तारा है। कौन? यहाँ पे सूरज की बात की जा रही है, सन की बात की जा रही है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से
जैसे चंद्रमा से देखने पे चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जो हमारी पृथ्वी है, अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखते हैं तो यह भी चमकती हुई प्रतीत होती है। किसके कारण? इसका प्रकाश तो नहीं है, लेकिन यह सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा के कारण यहाँ पे चमकती हुई हमें पृथ्वी दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पे कुछ एक रोचक तथ्य के बारे में बात किया है, इसको आप लोग इग्नोर नहीं करके इसको एक बार पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि बृहस्पति, शनि एवं यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। यह छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंड के रूप में पट्टियाँ होती हैं। यह जो छल्ले होते हैं, यह छल्ला किसी और चीज़ का नहीं बल्कि यह छोटे छोटे पिंडों की बनी हुई पट्टियाँ होती हैं। ठीक है, और यह आपको एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम के रूप में आपको पूछ सकता है कि पृथ्वी किसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, इनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं तो शनि का ही अधिकांश जो छल्ला हमें दिखाई देता है, बल्कि अब धीरे धीरे यह छल्ला समाप्त हो जा रहा है। तो इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है शनि। अब यहाँ पे सौरमंडल की बात की जा रही है तो हमारा सौरमंडल कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। केंद्र में होता है सेंटर में जो होता है हमारा सूर्य होता है, इसके बाद बुध होता है, फिर इसके बाद शुक्र होता है, फिर हमारे तीसरे नंबर पे आती है पृथ्वी और चौथे नंबर पे आता है मंगल। इसके बाद क्षुद्र ग्रह की कुछ पट्टियाँ होती हैं जिसको आप इस प्रकार देख सकते हैं। उसके बाद आता है बृहस्पति। कौन आता है? बृहस्पति। उसके बाद आता है शनि, फिर यूरेनस, फिर उसके बाद कौन आता है? नेपच्यून। ठीक है, आप इसको क्रम को याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में इस प्रकार पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी जो है उपस्थिति के आधार पे किस नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे है। और इसका जो आकार है, आकार के हिसाब से कौन सा नंबर पे है, तो 5वें नंबर पे है। कौन? हमारी पृथ्वी। और एक फेमस क्वेश्चन ये बन जाता है कि यहाँ पे जो क्षुद्र पट्टिका है, यह क्षुद्र ग्रह की जो पट्टिका है किस ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मंगल एवं बृहस्पति के मध्य यह क्षुद्र ग्रह पट्टिका पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। अब इसके बारे में हम कुछ और बात करते हैं, जैसे कि ये 4 ग्रह, क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो है इसके आगे पहले आपको 4 ग्रह दिखाई देते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इस ग्रह को हम क्या कहते हैं? इस ग्रह को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। इसी को हम चट्टानी या पार्थिव ग्रह या फिर इनर या अर्थ लाइक प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कितने नाम से जानते हैं? आंतरिक ग्रह, चट्टानी ग्रह, पार्थिव ग्रह या फिर इनर या अर्थ लाइक प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और इसके बाद आपको क्षुद्र ग्रह पट्टिका के बाद आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और इसके बाद एक चौथा आता है नेपच्यून। इन ग्रह को क्या हम कहते हैं? इन ग्रह को हम बाय ग्रह या जोवियन ग्रह या फिर जुपिटर के समान होता है, और इसको हम गैसीय दानव भी कहते हैं। ये जो चट्टानें होती हैं, जो आंतरिक चट्टानें होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ये चट्टान के रूप में बनी होती है, इस कारण इनको हम चट्टानी ग्रह कहते हैं। लेकिन यह जो ग्रह होती हैं, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह के पट्टे के बाद के जो जितने सारे ग्रह होते हैं वह गैसीय रूप में पाए जाते हैं। इसके कारण इनको हम गैसीय दानव के नाम से जानते हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सूरज है। आप ये सोच रहे होंगे कि सूरज के ग्रह के जो सूरज के पास के जो ग्रह हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यह ठोस हैं, बल्कि जो इससे दूर वाले हैं वो गैस हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सूर्य जो है, हमारा जो सूर्य ये तपता हुआ है और बाकी इसके नज़दीक के जो ग्रह हैं इनको गर्म होना चाहिए थे, इनको गैस के रूप में होना चाहिए, इनको तरल के रूप में होना चाहिए, लेकिन यह चट्टानी रूप में क्यों है? बाकी जो ग्रह दूर के हैं वे गैस के रूप में कैसे हो सकती हैं? उनको तो ठोस होना चाहिए क्योंकि वे दूर हैं। तो इसका एक प्रमुख कारण है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे कि हम मान लेते हैं, यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक गिलास लिए हम, इसमें क्या करते हैं?
हम पानी को भर देते हैं। क्या करते हैं? पानी को भर देते हैं और उसमें हम कुछ तेल की मात्रा को भर देते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि कुछ समय बाद हम देखते हैं जो तेल का हिस्सा होता है वह ऊपर आ जाता है, बाकी जो तेल होते हैं नीचे हो जाते हैं। यह क्यों होता? क्योंकि हम इसका देखते हैं घनत्व के कारण। क्या करते हैं? घनत्व विभेदन या फिर हम कहते हैं गुरुत्व विभेदन के कारण इसका जो होता है, यह जो तेल होता है ऊपरी सतह पे आ जाता है और बाकी क्या होता है, नीचे सतह पे रह जाता है। अब इसी प्रकार कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा यह ग्रह है, यह जो ग्रह है, चट्टानों में घनत्व विभेदन होता है। और जो यहाँ पे सूरज है, सूरज की रोशनी से क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ की जो वायुमंडल है, यहाँ पे जो इस ग्रहों पे जो पाई जाने वाली, यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यहाँ पे जो गैसें पाई जाती हैं, गैसें गर्म होने के कारण क्या होते हैं, गैसों का गुण होता है कि जब वो गर्म होती हैं कि ऊपर की ओर उठती हैं। क्या करती हैं? ऊपर की ओर उठती हैं। अब जैसे जैसे इन गैसों का, यहाँ की गैसों का क्या होगा, गर्म होगा, वे ऊपर हल्की होंगी, हल्की होने के कारण वह बाहरी वायुमंडल में चली जाती हैं। और या फिर हम कहते जो यहाँ पे सूरज से निकलने वाली सौर पौने जो होती हैं, उसके कारण यह जो सौर पौनी है इनको सौरमंडल से बाहर की ओर ले जाती हैं, जिस कारण यहाँ पे गैसों का अभाव जो हो जाता है और यहाँ पे चट्टान के रूप में ये हमें ग्रह दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखते हैं, जैसे बोल रहा है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका? हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। कौन? चंद्रमा। यह हमारी पृथ्वी का एक सहचर तथा इसके चारों चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपनी चंद्रमाएँ भी हैं। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो हमारा जो पृथ्वी है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन? चंद्रमा। इसको क्या कहते हैं? उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह। और इसी हमारी पृथ्वी के जैसे ही अन्य ग्रह हैं, अन्य 8 ग्रह हैं सौरमंडल में जो कि हमारे सूरज का चक्कर लगाते हैं। और इन 8 ग्रहों और सूरज को मिला के 8 ग्रह, सूरज और जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उनको और उल्काओं को मिला के एक सौर मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सौरमंडल के बारे में बताया है। बोल रहा है कि सूरज, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड जैसे मिलकर, पिंडों से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं। और उसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं, जिसका मुखिया होता है सूर्य। सूर्य क्या होता है? केंद्र में होता है और सूर्य के चारों ओर ही सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सूरज के बारे में कुछ यहाँ पे तथ्य लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। इसको कहा जाता था सूर्य देवता को। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सौर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सौर शब्द का उपयोग यहाँ पे छोड़िए इसको। उसके बाद आगे बोल रहा है कि सूरज के बारे में बता रहा है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा होता है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। सूरज क्या होता है? अत्यधिक गर्म गैसों, जिसमें कि हीलियम और हाइड्रोजन गैसों के संलयन से सूरज का निर्माण होता है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। आप ये समझिए कि इस जो सूरज होता है, सूरज बीच में होता है और अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपने ही कक्षा में। तो आपको यह सोचते होंगे कि यह ग्रह अन्य कक्षाओं में क्यों नहीं भटकते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है सूरज से है, सूरज के गुरुत्वाकर्षण से बंधे होते हैं, जिस कारण यह ही अपने कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यह सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़
किलोमीटर दूर है। हमारी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिस कारण इसके जो सूरज से निकलने वाली ऊष्मा, तेज ऊष्मा या फिर जो सौर लपटें हैं, इसको हम ज़्यादा अत्यधिक तेज महसूस नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण होता है इसके बीच की दूरी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ शब्द लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग एक भाषा के रूप में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है कि का शब्द का अर्थ होता है क्या? पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। तो इसमें इसके बारे में कुछ और शब्द दिया है, डिटेल से देखिए। जियो के शब्द, अगर शब्द से हम इसको कुछ और शब्द जोड़ देते हैं, जैसे अगर लॉजी जोड़ते हैं तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन। जियो के साथ मीट्री जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ होगा पृथ्वी का मापन। और जियो के साथ आयत जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ होगा पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है। इसके नीचे भी कुछ तथ्य दिया है, यहाँ पे आप देख लिए। जैसे दिया है कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। क्या थे? प्राचीन खगोल शास्त्री थे या फिर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है। सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। यहाँ पे इन्होंने, आर्यभट्ट ने क्या बताया कि जो सभी ग्रह एवं चंद्रमा हैं, परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। इनके चमकने का प्रमुख कारण इन्होंने ही बताया। अब यहाँ पे ग्रह के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में वे हैं। सबसे पहले बुध आएगा, फिर आएगा शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ पे इसकी जो याद करने की कुछ ट्रिक दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं कि सौरमंडल की 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह जो सभी ग्रह होते हैं, यह हमारा बीच में सन, इसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, 8 ग्रह। यह जो 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, किस रूप में लगाते हैं? तो यह इनका जो रास्ता होता है चक्कर लगाने का, वो क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार। ठीक है। और यह जो इस कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इन्हीं को कहते हैं, क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। जिस रास्ते पे चक्कर लगाते हैं उसको हम कक्षा कहते हैं। किसका? ग्रहों का। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे दिया कि अपनी कक्षा में सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। ये किसकी बात कर रहा है? तो हमारे सबसे नज़दीक सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध के बारे में बात कर रहा है, जिसको सूर्य का चक्कर लगाने में 28 दिन लगते हैं। यहाँ पे दिया शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार आकृति जो है पृथ्वी के समान ही पाई जाती है। इसी कारण हम शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि प्लूटो ग्रह, जो कि एक पास्ट में, अभी तो नहीं लेकिन पास्ट में ये, इसको भी हम ग्रह के रूप में देखते थे, लेकिन अब इसको ग्रह नहीं माना जाता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संगठन है, इन्होंने एक बैठक की और उनमें इन्होंने यह बताया कि यहाँ पे जो अन्य खगोलीय पिंड होते हैं तथा बौने ग्रह कहे जाते हैं, लेकिन अब ये कुछ जो ग्रह होते हैं, ग्रह को मानने का कुछ मानक होता है। और लेकिन यह जो ग्रह जो प्लूटो थे, और यह प्लूटो ग्रह जो बौने ग्रह के रूप में हम जानते थे, यह उस मानक को पूरा नहीं कर पाया, जिस कारण इसको हम ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिए। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी जिस पे हम निवास करते हैं, उस ग्रह के बारे में बात करते हैं। बोल रहा है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। इसके बारे में मैंने आपको फिगर में ही बता दिया। उसके बाद दिया है कि आकार में यह 5वां ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है।
इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आपको आगे एग्ज़ाम में काम देगा। ये इसके बाद बोल रहा है कि यह ध्रुव के पास थोड़ा चपटी होती है, इसका प्रमुख कारण क्या होता है? एक मिनट। बोल रहा है कि यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी होता है, यही कारण है कि इसके आकार को हम क्या कहते हैं? भूभाग कहते हैं। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार का। हमारी जो पृथ्वी है वह पूर्ण रूप से गोल नहीं है, यह ध्रुवों पे चपटी होती है और बीच में थोड़ी उभरी हुई होती है, जिस आकार को हम क्या कहते हैं? भूभाग कहते हैं। भूभाग, यह क्वेश्चन यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया है, इसलिए आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ यहाँ पे पॉइंट बताया है। बोल रहा है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। बोल रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है और सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगता है, जबकि उसकी प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के बावजूद क्या है? 3 लाख किलोमीटर सेकंड। तो आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं कि इसके बीच की दूरी कितनी हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है, ना ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पे पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का एक अद्भुत ग्रह है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा सूरज है, सूरज के चारों तरफ लगभग 8 ग्रह हैं जो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनमें से एक ग्रह ऐसा है जो कि हमारी पृथ्वी है, जिस पे जीवन संभव है बाकी ग्रहों की अपेक्षा। लेकिन हाल में नासा द्वारा एक बृहस्पति के चंद्रमा पे एक मिशन भेजा गया है, जो कि वहाँ पे समुद्र होने का साक्ष्य ढूंढ रहा है। वहाँ पे ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वहाँ पे पहले समुद्र था और पानी भी उपस्थित ही है। तो और आप लोग यह भी जानते होंगे कि मंगल ग्रह पे भी जल के साक्ष्य होने का पता चला है। तो आगे आने वाले समय में वैज्ञानिक इसकी खोज करेंगे कि क्या ऐसा कोई अन्य ग्रह हो सकता है जिस पे मानव बस्तियाँ बसाई जा सकती हैं। अभी तो हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसी ग्रह है जिस पे मानव जीवन संभव है। आगे हम बात करते हैं कि बोल रहा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि 2/3 जल जो है हमारी पृथ्वी पे पाया जाता है। जो हमारी पृथ्वी है इस पे लगभग 2/3 जल पाया जाता है। इसी कारण अगर हम इस पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, और इसी नीला दिखाई देने के कारण इसको नीला ग्रह नाम दिया गया। क्या कहा गया? नीला ग्रह। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चंद्रमा के बारे में बात की गई है। बोल रहा है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। अब यहाँ पे दिया है उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? जैसे जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर, यानी कि सूर्य एक तारा है और तारे के चारों ओर खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं, उसको हम ग्रह बोलते हैं। उसी प्रकार ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को हम उपग्रह नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? उपग्रह। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका? हमारी पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। और इस चंद्रमा इतना छोटा है, छोटा तो नहीं हम कह सकते, लेकिन सूर्य की अपेक्षा यह इतना छोटा है। इसकी तुलना हम इस तरह कर सकते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है हमारी पृथ्वी से भी छोटा है। पृथ्वी मान लेती है हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का इतना पार्ट जो है यह क्या है? चंद्रमा का व्यास के रूप में है। व्यास क्या होता है? व्यास यहाँ पे ये देख सकते हैं, इतना ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं पूरा व्यास, यानी परिधि से लेकर परिधि तक के बीच की दूरी क्या होती है? व्यास। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों से अत्यधिक दूर है।
अगर हम बात करें तारे और चंद्रमा के बारे में, तो तारा जो है चंद्रमा से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसके बीच के मुख्य क्या कारण हो सकता है कि दूरी मुख्य कारण इसका बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे चंद्रमा है नज़दीक है, और जो तारे होते हैं वे बहुत अधिक दूरी होने के कारण ये हमें छोटे दिखाई देते हैं, और हमारे जो चंद्रमा है कम दूरी होने के कारण हमें बहुत अधिक बड़ा दिखाई देता है। अगर हम बात करें पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की, तो यहाँ पे 3,84,400 किलोमीटर दूरी है इनके बीच की। और हम बात करें वही सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की, तो यहाँ पे 15 लाख किलोमीटर दूरी है। 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। मैंने लाख बोल दिया था। यहाँ पे देखिए चंद्रमा के उपग्रह के बारे में बताया, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन परंतु आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे दिया है कि एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी तरह चक्कर लगाते हैं जिस तरह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसके बाद दिया है कि मानव निर्मित उपग्रह, क्या मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। ये क्या होते हैं? यह एक कृत्रिम पिंड होते हैं। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। क्या किया जाता है? वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग किस लिए हम करते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। इसी रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह भेजे गए हैं इसके पहले, जैसे कि इनसेट हुआ, IRS हुआ, एडुसैट इत्यादि। ऐसे जो कृत्रिम उपग्रह हैं वे भारत के द्वारा भेजा गया है। अगर यह कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे नहीं गए होते, तो आज के समय पे हम जो बैठ के इंटरनेट यूज़ करते हैं, टीवी देखने का हम काम करते हैं, वे आज संभव नहीं हो पाता है। यह संभव किस कारण हो रहा है? तो इन्हीं उपग्रहों के कारण हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं क्या बोल रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है। कितने दिन में लगाता है? 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, यानी कि यह पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा कर लेता है और यह अपने अक्ष को भी पूरा कर लेता है एक चक्कर। अक्ष का मतलब क्या हुआ कि यह पृथ्वी का चक्कर तो घूम कर लगा रहा है, लेकिन यह अपने जहाँ पे स्थित है वहाँ पे भी यह घूमते हुए चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का। इसके कहने का मतलब यहाँ पे ये है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यह चीज़ तो मैंने आपको यहाँ पे पूर्णिमा और अमावस्या के बताते हुए दिखा दिया था, किस प्रकार उसका हमें एक ही भाग दिखाई देता है। अब यहाँ पे दिया है कि चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इनकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया देखा जा सकता है। जो चंद्रमा हमारा है यहाँ पे रहने लायक जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि यह दिन में तो अत्यधिक गर्म होता है सूर्य के प्रकाश के कारण, मतलब टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, यहाँ पे रात का समय होता है, वहाँ पे तापमान अत्यधिक कम हो जाता है, माइनस लगभग 250 तक पहुँच जाता है इसका टेम्परेचर। अब यहाँ पे दिया है क्षुद्र ग्रह के बारे में। बोल रहा है कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये असंख्य पिंड होते हैं जो कि यह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मंगल, बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले इस पॉइंट को बता दिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बोला वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत समय पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हुए। ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह जो होते हैं पहले यह ग्रह थे,
जो कि बहुत पहले इसमें ग्रहों में विस्फोट हुआ और ये छोटे छोटे खंडों के रूप में टूट गए और यह टूटे हुए जो टुकड़े होते हैं यह एक पेटी के रूप में अब यह भी सूर्य के आकर्षण के कारण एक पेटी में चक्कर लगा रहे हैं। किसका? सूर्य का। यहाँ पे एक क्षुद्र ग्रह देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया हुआ फिगर में। अब बोलता है उपग्रह के बारे में। उपग्रह क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। कभी कभी यह उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाता है कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाता है, परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है। कभी कभी आप लोग रात में ऐसे देखते होंगे कि कोई तारे के समान ऐसे पिंड आया और अचानक ऐसे जाके बुझ गया। इसको गांव में लोग कहते हैं कि प्राण जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई पिंड जब आता है पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे प्रवेश करता है, वे जो गैस होती हैं हमारे वायुमंडल में उसके साथ घर्षण होता है। घर्षण होने के कारण इसमें क्या होता है? यह गर्म हो जाता है, यह पिंड गर्म हो जाता है, जिसके कारण यह जल जाता है और यह हमें चमकदार वस्तु के रूप में दिखाई देता है। और यह जो चमकदार वस्तु होती है कभी कभी पूर्ण रूप से जलने के कारण यह पृथ्वी पे आपके गिर जाती हैं, जिसके कारण गड्ढों का निर्माण हो जाता है पृथ्वी की धरातल पर। इसके बाद आकाशगंगा, इसको हम अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, इसके बारे में बताया है कि बोल रहा है कि आसमान में चौड़ी सफ़ेद पट्टी के रूप में दिखाई देती है। यह क्या होता है? यह लाखों तारों का समूह होता है। जैसे कि जो हम देखते हैं आकाश में ढेर सारे तारे, यह लाखों तारे मिलकर एक क्या बनाते हैं? आकाशगंगा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आकाशगंगा, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारे जो सौरमंडल है जिसमें आठ ग्रह होते हैं, एक सूरज होता है, यह इस एक ही मिल्की वे का भाग होता है। और इसी प्रकार जो अनेक यानी असंख्यों आकाशगंगा हमारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो कि मैंने पहले बता दिया है, यहाँ पे बताया है कि इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं जो मिल के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जैसे कि लाखों करोड़ों अरबों तारों के समूह से हमारा एक आकाशगंगा बनता है। और ऐसे ही आकाशगंगा लाखों अरबों आकाशगंगाओं के समूह से एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इस ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक भी अभी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में लगे हुए। अभी ब्रह्मांड को समझना मुश्किल नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। और इस ब्रह्मांड की कल्पना आप इस प्रकार कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर आप किसी एक स्थान पे बैठे हुए या फिर निवास करते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है एक सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल क्या होता है? जो सूरज और 8 ग्रहों का एक परिवार होता है, उसका एक हिस्सा है हम, यानी कि हमारी पृथ्वी। और हमारी पृथ्वी का जो सौरमंडल है एक आकाशगंगा का भाग है। और जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, किसका? कौन? आकाशगंगा जो है एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। और इसी तरह के इसका विस्तार जो अभी ब्रह्मांड का जो विस्तार है अभी भी हो ही रहा है। तो इसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है कि हमारा जो ब्रह्मांड है कितना बड़ा हो सकता है। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये लड़की है, लड़की जो पृथ्वी पे निवास करती है। पृथ्वी जो हमारा एक सौरमंडल में है। और सौरमंडल क्या है? सौरमंडल के बाद ढेर सारे तारे आते हैं। असंख्य तारों को मिला के आकाशगंगा बनती है। और असंख्य आकाशगंगा को मिला के एक हमारा ब्रह्मांड बनता है। और इसी तरह हमारा ब्रह्मांड अभी भी बढ़ रहा है।
अब यहाँ पे कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिया है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन भी दिए हैं। बोल रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा शुक्र। उसके बाद दिया है कि सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो मैंने आपको बताया ही था कि हमारी पृथ्वी जो है सबसे तीसरा नज़दीकी ग्रह है और आकार के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आज इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। बोल रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ में चक्कर लगाते हैं, तो आपने पढ़ा ही है दीर्घवृत्ताकार में। ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान करता है, तो उत्तर दिशा का। यहाँ पे फिर 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच चक्कर लगाते हैं या फिर किस ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। उसके बाद कुछ खाली स्थान दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज तो चैप्टर ख़त्म हो गया। कल हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।